हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा आज पड़ोस में एक प्रोग्राम है, तो जिसकी जिसकी वजह से थोड़ा सा शोर शराबा आपकी तरफ आ सकता है। अगर कुछ ऐसा कुछ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत देर वेट किया कि ये ख़त्म हो जाए। ये दोपहर से चल रहा है और रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। अब सोचिए, मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूँ तो रात का अभी 12 बज रहा है, और ये अपना प्रोग्राम इनका चल रहा है, और किसी के प्रोग्राम को मैं बंद भी नहीं करा सकता। तो ये मजबूरी है मेरी कि मैं इसको अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। और रिकॉर्डिंग इसलिए भी मैं रात के 12 बजे कर रहा हूँ। मैंने सोचा था ये बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं बंद हुआ। खैर कोई नहीं, रिकॉर्डिंग इसलिए भी हुई कि आपको पेपर देना है, और आपके पेपर देना है तो आपको मेहनत करनी है, तो साथ में हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो, आपको पता है पहली बात तो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओहो, पेन रेड नहीं किया मैंने आज। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। अब उसने क्या कहा है कि ये इसको हम लोगों को क्या करना है, दो गुना कर देना है। चलो, तो अगर इसको हम दो गुना कर देंगे तो उसने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है। तो इसको देखो, अब क्या करेंगे, n के ई बराबर हाफ m ऐसे रहेगा। v की जगह पर उसने क्या कहा था, दो गुना कर देंगे, तो दो गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, n के ई ऐसे रहेगा बराबर, ये हाफ ऐसे ही रहेगा, और ये m इंटू कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर। तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर हम 4 को एक साइड कर लें तो n के ई बराबर हाफ, 4 को ऐसे कर लो तो कितना बचेगा अंदर, हाफ m v स्क्वायर। अब ये हाफ m v स्क्वायर, तो n के ई बराबर, ये 4 ऐसे रहेगा, और ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, ये काइनेटिक एनर्जी चला गया, तो यानी कि n बराबर कितना मिल गया, 4। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जी आप वो भी कराइए, मैथ और रीजनिंग भी। दोस्त बिल्कुल कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैथ रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी संडे को कुछ मैं वर्क में ऐसा फंसा हुआ हूँ कि अभी मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं करा सकता। दूसरा, अभी कुछ चीज़ों के भी ऐसे जो इंतजाम थे वो भी नहीं हो पाए हैं, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं 1-2 दिन में आपको मंडे या ट्यूसडे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और मैथ भी आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए मैं पूरी व्यवस्थाएं करूँगा, सब कुछ दिलाऊँगा। और भाई ये पीडीएफ जरूर ले लिया करो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है, आप वहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। और पीडीएफ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप पीडीएफ ले लेंगे तो इसको घर पे रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद आप इसको आसानी से देख सकते हैं दोबारा से, तो आपके कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़्यादा आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, 302 सॉरी। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहाँ देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये फर्स्ट वाले पार्ट, इसका जो पहला पार्ट था, यानी कि 250 क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चन तक जो हुए थे उसमें हम लोग ये कर चुके हैं। कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला, जिसने भी वीडियो ना देखा हो तो वीडियो नंबर 6 जरूर देख लेना, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, आप फिर से देख लेना। 3, किसी खिंचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, सेम उसका इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो सेट पे वीडियो नंबर 4 जो है, उसमें एक क्वेश्चन आया था 292, 93, 94 में। उसमें एक ही जैसा क्वेश्चन था, उस तीनों के आंसर एक ही होने थे, और उसमें लिखा था नहीं होगा। तो वहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, आप उससे देख लेना कि वो तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। एक बच्चे ने उसको सही कराया है, और बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे का जिसने वो क्वेश्चंस के आंसर को सही कराया। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना चाहिए, जिसमें आप सोचिए 292, 93, 94 क्वेश्चन था, इतना पीछे का क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन होता है उसमें, लगभग सोचिए 42, 43, 44वां नंबर क्वेश्चन, और वो पूरा बंदा वीडियो देख रहा है, और वो बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रहा है। पढ़ाई आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं हो सकते। उसमें लिखा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसके लिए जरूरी नहीं है, तो उसका आंसर होगा द्रव्यमान। तो 4 नंबर वीडियो खोल के आप देख लेना, उसमें क्वेश्चन नंबर
292, 293, 294 तीनों का आंसर सेम होगा। तीनों क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा है कि नहीं कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना उस क्वेश्चन को फिर से। 4 नंबर, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है भैया, ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट नष्ट कर सकते हैं, और यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। फिर फिर क्या लिखा हुआ है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाए। ठीक, चलो आपको पता है ना गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब उसने क्या कहा कि प्रारंभिक मान का, तो प्रारंभिक मान तो उसका भाई हाफ एम बी स्क्वायर ही होता है। तो अब अगर बदल के वो कितना कर दे, 256 कर दे, और फिर प्रारंभिक मान का ही तो गुना हुआ ना, तो बस हमने उसका गुना ही कर दिया है। अब 200 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 128 वी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये गतिज ऊर्जा जो है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, ये वाली प्रारंभिक थी। ठीक, फिर परिवर्तन होके ये क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये वाली 256 वाली। ठीक, ये परिवर्तित गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो जो वेग में जो उसका जो परिवर्तित जो वेग होगा, परिवर्तित वेग कितना हो जाएगा, वो v हो जाएगा। अब v बराबर कितना आ गया है आपका, ये देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज के चक्कर में गलत कर गया हूं, मैं बताता हूं। देखो ये आपने समझ गया था, ये प्रारंभिक होगा और ये परिवर्तित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कहा था, प्रारंभिक वाले में ही हमको बदल देना है, बदल दिया। अब ये जो है देखो, प्रारंभिक वाली जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसको हम लोगों ने v रखा था, इसको v1 कर लेंगे। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं बराबर। क्या है, ये बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 256 बटे में 2 गुणे एम बी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, हाफ से हाफ चला गया, एम से एम चला गया, यानी कि वी स्क्वायर बराबर क्या बचा, 256 वी स्क्वायर। तो अब हम इसको v1 का स्क्वायर v बराबर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 256 वी स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, और v, तो यानी कि v बराबर कितना आया, 16 v1 आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज आपने और भी देखी होगी, जो ये तो 16 भी तो आ गया। अब जो उसका, क्योंकि रेखीय संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर रेखीय संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा, चलो तो देखो, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा। रेखीय संवेग क्या होगा, एम वी, जो बी आपका निकल गया था, वी ही तो निकल गया था, हाँ वी बराबर ही निकल गया, तो वी हो जाएगा एम बी। तो एम आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे v पता है, तो m को ऐसे ही रखो। v पता है कितना है, 16 v आ गया। ठीक, अब अगर हम 16 अलग कर लें तो कितना बन जाएगा, एक ब्रैकेट में m भी बन जाएगा। यानी कि पहला हमारा जो संवेग था, या कह सकते हैं जो पहला प्रारंभिक वेग जो था, ठीक है, तो कितना था, m भी था। अब उसके बाद में जो बदल के आ गया, तो उसने 256 गुना करने के बाद जो बदल के आ गया, कितना आ गया, 16। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो परिवर्तित रेखीय संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग का 16 गुना हो जाएगा। ठीक, तो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा जो 16 गुना कर देगा। 306 नंबर, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अगर किसी वस्तु की जो उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होगी उसको क्या कहेंगे, तो उसको स्थितिज ऊर्जा ही कहते हैं। चलो, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला पूछा जा रहा है, यानी कि के ई बराबर क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसे गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना मतलब परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही चीज हो जाएगा कि अगर हम लोग पहले था k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो होता ही है आपको, k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब उसने क्या कहा था, वेग को हम लोगों को दो गुना कर देना, तो ये 2 हो जाएगा, और m तो ऐसे रखना, v 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 2v स्क्वायर हो गया अगर, तो कितना बन जाएगा, तो k जो है
हम्म, नहीं के बराबर, हाँ ठीक, के डैश बराबर आपको पता है कि नहीं, के डैश अभी नहीं आएगा, के डैश का कोई मतलब ही नहीं है। तो के बराबर आपका कितना हो रहा है, 4 × ½ एम वी स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ ये देखेंगे, अच्छा इसको k1 कर लीजिए, k1 कर लीजिए, k1 बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब आपको k बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया। तो 4 ऐसे रखिए, और ये वाला फार्मूला किसका होता है, ये k का फार्मूला उसने दिया था, तो बस 4k हो जाएगा। यानी कि जो k की k1 की हो जाएगी, तो यानी कि जो k की वैल्यू आएगी वो 4 मल्टीपल हो जाएगी किसके, k1 के। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जो है 4k1 के। तो आप यहाँ पे 4k लिखा है, मैंने उसको k1 ले लिया था, तो यहाँ पे k आ गया। अगर मैं लास्ट वाले को k लेता तो वो उस तरीके से आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको 4k लेना है। ठीक है, आप k1 लाएंगे तो k1 मान लीजिए, अगर k लेते हैं तो k आ जाएगा, मतलब 4 आएगा उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 309 नंबर, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग से लंबाई अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है। अच्छा, तो देखो, जब स्प्रिंग को संकुचित यानी कि छोड़ दिया जाता है, वो अपने सिकुड़ जाती है, संकुचित मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, स्प्रिंग में सामान्य लंबाई से स्प्रिंग अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इस स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा। तो अगर वो संकुचित हो जाएगी, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी। प्रारंभिक अवस्था में अगर स्प्रिंग को आप छोड़ दें खींचने के बाद में, तो या छोड़ दें नॉर्मल कंडीशन में जब आ जाने दें, तो बिल्कुल उसके सभी चीज़ें एक साथ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब जब वो आ जाएगी तो वो हिलेग डुलेग है नहीं, कहीं जा सकती नहीं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। चलो 310 नंबर, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर कोई चीज आपने स्थान, यहाँ पे बंदूक है ऐसे करके, ठीक, ये मान लीजिए बंदूक है, मान लीजिए मैंने ये नहीं कहा है, मान लीजिए ये बंदूक है। अब इसमें से अगर गोली निकलेगी तो पहले तो गोली यहाँ पे होगी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जैसे इस पे छोड़ दिया जाएगा ऐसा करके तब वो चलेगी, तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पातों की गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज से गति कर रही है। अच्छा, तो उसने क्या कहा, द्रव्यमान की दो गेंदें गतिज ऊर्जाएं समान। अब उनकी अगर गतिज ऊर्जाएं समान है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि k1 बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होगा, और k की भी हाफ एम बी स्क्वायर होगा। ठीक, अब इन दोनों की ये वाली ऊर्जाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली भी बराबर होगी। तो इसका मतलब कर सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ से हाफ चला गया, एम से एम चला गया, क्या नहीं, एम से एम अभी नहीं, एम का तो वैल्यू ही दे रखी है, तो एम को तो काटना ही नहीं, बी से बी चला गया। इधर वाले एक एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, और दूसरे एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक, अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये बराबर तो आ नहीं रही है, क्या हो रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है किससे, 5 से। तो इसका मतलब जो है B2 जो है वो हमारा छोटा हो जाए। आप जिसको भी B2 ले लें, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको K1 लेता हूँ, K डैश लेता हूँ, तो इसको B1 कर लेता हूँ, इसको B2 कर लेता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ में B2 आ जाएगा और यहाँ पे B1 आ जाएगा, तो यानी कि B2 है आपका क्या है, B1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 10 किलोग्राम वाले का क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम वाला सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 एकम 5 दूनी 10, तो यानी कि V1 स्क्वायर बराबर B2 का स्क्वायर, या स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ B1 बराबर B2 आ नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली जो गेंद होगी उसकी गति 10 किलोग्राम वाली जो गेंद होगी उससे दोगुनी हो जाएगी, तो हल्की वाली पहले आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि 5 किलोग्राम वाली तेज चलेगी। 12 नंबर, देखो, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। अब अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। 13, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, वो हमारी हो जाती है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस उसमें गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। देखो M
ई बराबर के ई प्लस यू ई होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। तो फिर वही चीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि जब हम लोगों ने धनुष पकड़ के खींचा और छोड़ दिया तो वो तो गति करने लग जाएगा भाई। धनुष खींचने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, हम उसको खींचेंगे तो धनुष गति करेगा ही करेगा। इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग 100%। संकुचित स्प्रिंग का मतलब होता है वो बिल्कुल ऐसे चिपकी चिपकी सी जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, तब उसमें आपका क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। या आप अगर ऐसे करके खींच भी लेते हैं स्प्रिंग को, लेकिन आप इस स्प्रिंग को रोकना पड़ेगा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। फिर बहता हुआ जल। अब अच्छा एक चीज़ ये बताओ, अगर बहता हुआ जल है तो इसका मतलब जल तो रुका हुआ नहीं है। अगर बांध वाला जल होता, वो रुका हुआ होता, तो उसमें जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, और बहता हुआ है तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। अगर पहाड़ से कोई पिंड गिरेगा तो वो मतलब इधर उधर मतलब चलता हुआ आएगा ना, तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएंगी। स्थितिज ऊर्जा कब होगी? जब जहाँ पे वो रुकेगा या रुक रुक के आ रहा है ना, ठीक तो कहीं कहीं पे तो होल्ड करके आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर होल्ड करेगा तो सिंपल सी बात है उसमें स्थितिज ऊर्जा का भी थोड़ा सा कण आ जाएगा, केवल नहीं हो सकता है। चलो 317 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को b1 से बढ़ाकर 2v कर दिया जाता है। चलो अब इसने साफ साफ बता दिया जो ई के है, ठीक, ई के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब अगर इसके वेग को हम लोग v से बढ़ाकर 2v कर देंगे तब देखो क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो b था, कोई फर्क नहीं, ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको e लेके जो हाफ m तो ऐसे रखेंगे और जो v हो जाएगा इसको उसने क्या कहा था 2v कर देना है, तो 2v हो जाएगा। अब जैसे ही 2v हो गया तो आपने क्या देखा कि ये क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू 4v स्क्वायर। 2 से अगर हम इसको काट भी देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2mv स्क्वायर। पहला कितना था हाफ mv स्क्वायर, अब कितना हो गया है 2v स्क्वायर हो गया। तो हाफ का हम लोग कितना करके लेके जाएं कि 2 बन जाए, तो हाफ का एक 2 गुना करते हैं तो 1 बन जाता है, 3 गुना में 1.5, 4 गुना में 2, तो कितना बन जाएगा 4 गुना। तो ये लीजिए भाई आपका 4 गुना आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो बहुत सरल सवाल होते हैं, बस समझने की बात होती है, एक बार आप समझ गए तो इनको आसानी से लगा लेंगे। चलो अगला देखो, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की गति प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो इसमें न्यूटन का पहले बात तो पहला नियम लगा लो। क्या होता है पहला नियम, v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है वैसे, ठीक है। तो अब g क्यों है, क्योंकि वो ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। अब अगर ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसमें प्रारंभिक वेग पहले देखना पड़ेगा आपको, कितना दे रखा है प्रारंभिक वेग, क्या होता है u होता है। तो यहाँ पे आपको तुरंत रख लेना है कि प्रारंभिक वेग u, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस g उसने बताया था 10, कितना बताया था g, देखो ये 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस में था, ये मीटर पर सेकंड में था, ठीक। और ये गुणे में t कितना दे रखा है 2 सेकंड, तो इसको 2 से गुणा, तो यानी कि 10 दूना 20। अब अगर 10 दूना 20 ये बनना है तो ये बनना है 20 मीटर पर सेकंड, और ये बनना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इतना बन गया। अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 20 में से 20 चला जाएगा, तुरंत क्या बच जाएगा 0, यानी कि हमको v बराबर क्या वैल्यू मिल गई है 0। क्या मिल गया है, v बराबर 0 मिल गया है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए k बराबर क्या हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता है अगर किसी की भी वैल्यू, अगर सब चीज़ गुणे में है, अगर किसी की भी वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हाफ गुणे m गुणे v की वैल्यू 0, तो यानी कि ये सब क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर सेकंड नंबर आ जाएगा जो कि 0 जूल हो जाएगा, बस। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे आपको ये द्रव्यमान दे रखा है और ये वेग दे रखा है, तो यानी कि m और v दोनों दे रखे हैं। तो क्या करना है, बस हाफ गुणे 22 इंटू 5, ये 11 बार चला जाएगा, ठीक है। और उससे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा हाँ v स्क्वायर होता है ना, तो ये v भी, तो 11 पचे 55 और 55 पंचे कितना होता है 55 25 और 2 27, 275 जूल, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जिन भी भाइयों को या जिन भी बहनों को ये समझ में ना आ रहा हो कि ये कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि k बराबर
क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो जिसमें आपको v ये दे रखा है और m ये दे रखा था, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब आपको सिर्फ फार्मूले में रखना है। गिरते हुए नारियल में, अब अगर नारियल गिर रहा है तो आप खुद सोचो कि वो तो लगातार नीचे गिरता ही चला आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कहीं थोड़ा बहुत घर्षण वर्षण खा के आ रहा होता है, रुक रुका के आता, तो उसमें स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा दोनों हो जाते हैं। 21 नंबर, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। अब 11 केजी तो यानी कि ये तो m बन गया आपका, ठीक है, और भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो ये तो आपकी h बन जाएगी, ठीक है। तब उसमें ऊर्जा ज्ञात करनी है और g भी आपकी दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, u बराबर mgh, जो कि हमारा वर्क का भी फार्मूला होता है। तो u यहाँ पे m कितना दे रखा है आपको 11, g कितना दे रखा है 9.8 और h कितना दे रखा है 5, ठीक। अब अगर हम लोग इसकी गुणा करते हैं तो 11 बचे 55 और 5 8 40, यानी कि लास्ट में 0 से चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 55 और 98 की गुणा कर दो, 5 8 40, 5 8 40 4 44, 9 बचे 45, 4 49, 0 5 4 9, 4 और 1 5 4 और 1 के बाद 0, यानी कि 459। ये लीजिए भाई 459, ठीक है। कुछ गलत आया क्या? एक सेकंड फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। आठ 45 4, 9 बजे 45, 4 49, 5 8 40 और 5 9 45 और 4 49, तो 0 9 9 4 13 5, यानी कि 539 आ जाएगा, 539 जूल। तो देखो दोस्तों क्या होता है ना, कई बार हम लोग जो है कैलकुलेशन अपने हिसाब से गड़बड़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आया। तो देखो जैसे अभी मेरे साथ भी यही हुआ कि कैलकुलेशन गड़बड़ हुई और हमारा आंसर नहीं आया, ठीक। 14 केजी की एक वस्तु है, तो ये तो आपका m बन गया, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये h बन गया। तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो फिर वही बार लगा दो, u बराबर mgh, ठीक। तो m कितना है 14, g कितना है 9.8 और h कितना है 5, बस 14 पंचे 70 और 98 की गुणा आप सीधे 7 से कर दो, 9 अठे 7 अठे 56 और 7 नेम 63 और 5 68, बस 686 आ जाएगा। ये लीजिए आंसर आ गया। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा, फिर वही क्वेश्चन ना, आप सीधे सीधे तीनों की गुणा कर दें, इसकी इसकी और इसकी, 10 दामन 100 और 15 की गुणा 100 से कर देंगे तो 15। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि सभी 1500 में दे रखे हैं, ये पास्कल है, ये न्यूटन है, ये मीटर सेकंड स्क्वायर, जूल, इसका आंसर जूल में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं तो वो जूल में आती है, ठीक है। ये फंसाने के लिए आपको दिया है, आप जैसे ही सवाल लगाएंगे तुरंत देखेंगे अच्छा आंसर, ऐसे ऐसे धड़ाक धड़ाक तुरंत 1500 पे टिक मार के गोला बन जाता है वो, और हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये ध्यान देना है बस। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 20 जूल है और इसका द्रव्यमान इतना है, तो वेग ज्ञात करना है। तो के ई बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितनी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी 120 जूल, बराबर हाफ तो ऐसे रहेगा, एम कितना दे रखा है 15 और गुणे वी का स्क्वायर। तो अब देखो 2 को उधर लेके जाएंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 जूल और बराबर 15 का वी स्क्वायर। 15 से इसको काट देंगे तो 15 एकम 15 और 15 9 24, 15 छक्का 90, यानी कि कितना आ गया 16 जूल आ गया। तो यानी कि अगर वी स्क्वायर बराबर आपको 16 मिला है तो वी बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, कितना 4। अब ये जूल बचा था, लेकिन जूल भाई हमको क्योंकि मीटर द्रव्यमान जो है वो हमारा केजी में था, तो हम लोग यहाँ से जब इसको हटा के लेके जाएंगे तो ये बचेगा हमारा मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर बचता है, नहीं मीटर पर सेकंड ही बचेगा क्योंकि वेग है, मीटर पर सेकंड बचेगा। तो आपको अगर सेकंड को ऊपर लेके जाना है तो कितना बचेगा 4 मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक। ये आपका आंसर बन जाएगा 4 मीटर सेकंड की पावर -1। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो कुछ नहीं करना है, गतिज ऊर्जा को आपका फॉर्मूला पता है, द्रव्यमान आपका ये दे रखा है, ये m है और ये v है, तो बस द्रव्यमान m गुणे 8, 2 चक्कू 15 चक्कू 60,
और अच्छा यहाँ पे भी तो भाई 8 आएगा क्योंकि वी स्क्वायर होता है, तो 15 गुणे 8 आ जाएगा, तो 15 2 चक्कू 8, तो कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60 और 60 अट्ठे 680 जूल। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। चलो 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो फिर देखो mgh आ गया, तो U बराबर mgh। ठीक, तो m कितना है 11, 6 ऊंचाई और 9.8, तो 11 छंगा 66, तो फिर वही 98 से गुणा 66 की करो, तो 6 अठे 48, 6 नेम 54, 4 58, 6 फिर वही 8 8 और 5, तो 8 16 14 और 5, यानी कि 546.68 आ जाएगा। 8 5 13 और 6 16, 646.68 आ जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा जूल में। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। अब इसमें क्या होगा? आप लोग खुद सोच के बताओ कि अगर कोई बंदूक से गोली चलाई जाए, गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भाई गतिज ऊर्जा होती है, वो चलती हुई आ रही थी तो उसमें स्पीड होती है, इस स्पीड की वजह से वो अपने जो लक्ष्य होता है उसको भेदते हुए अंदर चली जाएगी। चलो अगला देखो, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि टरबाइन जब चलेगी पानी के घूमने से तो क्या होगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगी। चलो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई गति ऊर्जा की क्षति क्या होगी? अब देखो यहाँ पे हमें ऊर्जा का नुकसान बताना है, तो आपको एक तो ये सवाल यार हम लोग अगले पेज पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 द्रव्यमान हैं, वो आपस में टकरा भी रहे हैं, तो टकराने की वजह से उनमें जो है क्या होगा, टकराने की वजह से उनमें थोड़ा सा वेग परिवर्तन होगा, जो उनकी ऊर्जा खत्म होगी, तो वही ऊर्जा उसने पूछी है कि कितनी खत्म होगी, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो पहले क्या होगा, टकराने के जो बाद जो दोनों का जो संयुक्त वेग बन जाएगा वो तो v बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलने लगे हैं, तो उनका जो उसके ऊपर सिद्धांत कौन सा लग जाएगा, वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लग जाएगा। फिर जो टकराने से पहले का संवेग होगा और टकराने के बाद का जो संवेग होगा वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब फिर हम लोगों को वही चीज़ है कि अगर हम देखें तो वो हाफ दोनों सब तरफ हाफ होगा, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वो सब तो कट जाएंगे, उनसे हमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो m1 होगा वो b1 के साथ होगा, m2 होगा वो b2 के साथ होगा, ठीक, बराबर। अब अगर इसमें से हम अच्छा ये हाँ ठीक है, इसको अगले पेज पे ही कर लें यार, ज़्यादा सही रहेगा। देखो टकराने, भाई देखो अगर गाने सुनाई दें तो यार क्या ही बताएं, मुझे खुद डर लग रहा है कि इस पे जो है वो ना आ जाए, कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि गाने आ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे ना सुनाई दें। अगर सुनाई दे तो भाई थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, एंजॉय कर लेना थोड़ा सा। टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, ठीक। टकराने से पहले क्या होगा, क्योंकि वो तब तो टकराने से पहले तो उनका m1 होगा और v1 होगा, वो पहले वाले का वेग, पहले वाले का द्रव्यमान, पहले वाले दूसरे वाले का द्रव्यमान प्लस क्या ही यार, दूसरे वाले का वेग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान तो अलग होंगे लेकिन दोनों का वेग तो समान हो जाएगा, उसने खुद कहा था, और हमने उसका जो समान द्रव्यमान वेग होगा वो हमने b मान लिया था। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि उसने जो है हमको प्रारंभिक वेग कितना दे रखा था, 0.5, ठीक, और उसका प्रारंभिक वेग कितना था पहले वाले का, ठीक। तो कितना हो जाएगा, वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, प्लस m2 कितना था, m2 उसका था 1, लेकिन उसका जो बाद वाला जो था वो तो जगह पे रुका हुआ था ना, तो उसका जो वेग होगा वो तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना था, 0.5 प्लस 1,
और इसका v तो हमको पता ही नहीं था, तो हम इसको v ऐसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ये बराबर यहाँ से 1 और आधा मिलके 1.5 बना देंगे, ये v के साथ आ जाएंगे। तो यानी कि अब हमको मिल गया है 1 बराबर 1.5 v। तो अब हमको v के साथ में यहाँ पे रख देना है, v की v निकालनी है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 1.5। यहाँ से दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, तो यानी कि v बराबर हमको कितना मिल गया है, 2 बटे 3। तो अगर हम 3 से 2 को भाग भी दे देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 3 छांग 18, 3 छांग 18, ठीक है। तो v बराबर 0.67 जो है आपको ये मिल जाएगा मीटर सेकंड। अब हमको ये देखना है कि क्या ये आंसर उसमें कहीं पे भी दिया है। हाँ, ये देखो दे भी रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या था, ये मैंने इसीलिए पीछे के पेज पे बताया जाके पूरी तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है भाई। अच्छा, संवेग संरक्षण का तो नियम उसमें भी लग जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो जो बंदूक की तुलना में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बंदूक तो झटका देगी वो पीछे जाएगी, लेकिन बंदूक तो कम पीछे जाती है, लेकिन गोली तो बहुत दूर तक चली जाती है, तो इसका मतलब बंदूक की तुलना में वो अधिक हो जाएगी। चलो, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, अगर हम इन दोनों को घटाते हैं आपस में तो हमको क्या मिलता है। देखो कितनी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस जब गतिज ऊर्जा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। कैसे, इसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लीजिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा माइनस प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये फार्मूला होता है। इससे आपको तुरंत, क्योंकि गतिज ऊर्जा को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और वही लिखा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। 32 नंबर, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा पीछे के ही फार्मूले में अभी तुरंत बताया गया है और तुरंत आपको आंसर मिल गया। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, तो दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देख रहे हो, एक क्वेश्चन से कितने यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा भाई, किसके बराबर होती है, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाते हैं। क्या होता है, जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिल जाते हैं, उनसे जो है यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो किसी गतिमान वस्तु का आवेशित ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा दोनों में उत्सर्जित ऊर्जा नहीं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, बिल्कुल सही। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ये लीजिए भाई यांत्रिक ऊर्जा। देख रहे हो, धड़ाधड़ क्वेश्चन के आंसर आएंगे, धड़ाधड़। आप भी ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। 36 नंबर, ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। हाँ, एक यांत्रिक ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो 3 तरीके की मिल जाएगी। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक, अच्छा हाँ ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा में एक तो एक आपकी गतिज ऊर्जा होती है और एक आपकी क्या, कौन सी ऊर्जा बन जाती है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में 2 ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। चलो, 37 नंबर, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा निकालनी है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो जिसमें आपको हाफ ऐसे रखिए, m कितना दे रखा है 15, v कितना दे रखा है 7, गुणे 7 कर लीजिए। ठीक है, 7 7 49 और 49 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ने 135, 15 चक्कू 60, 73, कितना आ जाएगा, ये 735 बटे में 2, इससे इसको भाग दे देंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 3 10 67.5, 3 10 67.5 मतलब जूल में आपका तुरंत देखिए आंसर आ गया। सरल सवाल है, बस आपको पकड़ना पड़ेगा भाई कि ये पूछ क्या रहा है। आपको फार्मूला पता है, आपको कैलकुलेशन आती है, फिर क्या बचा, फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो, जैसे 12 kg एक वस्तु की भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 60 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब यहाँ पे हाँ जरूर आपको जैसे जो ये हो जाता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी तो पता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है mgh। तो 12 kg रखा है तो m हो गया, ये देखो m हो गया, और ये g हो गया,
और आपको एच ही तो फाइंड करना है, ये दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है 600 जूल बराबर। अब एम कितना दे रखा है 12 kg, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू एच आपको दे नहीं रखा तो उसको छोड़ दीजिए, 0 से ये 0 चला जाएगा, 12 से ये 5 बार चला जाएगा, और ये केजी से इसमें जूल और मीटर से ये कट जाएगा, क्योंकि जूल को खोलेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केजी, ठीक, केजी बटे सेकंड, तो यहाँ से हमारा जब चला जाएगा तो एच की ऊंचाई कितनी बन जाएगी 5 आया, ठीक, तो 5 मीटर आपकी ये ऊंचाई हो जाएगी तुरंत, समझ रहे हैं। तो बस आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन आनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बंदूक से निकली गोली, हाँ हो जाएगी। तीव्र गति से कार्यरत पर एक रेलवे इंजन, देखो अब जो रेलवे इंजन होगा उसमें भी क्या हो जाएगा भाई, रेलवे इंजन जब गतिज कार्यरत है तो चल रहा होगा, तो सिंपल से इसमें भी हो जाएगा। एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता रहेगा, तीनों में हो जाएगा, तीनों आपको डी में देख रहे हैं, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो क्या लिया हुआ है, एक 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा तो आपको पता है हाफ एम कितना है ये, और ये भी है, तो 10 गुणे 6 गुणे 6, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार, 6 3 18 दामन 180 जूल, ये लीजिए 180 जूल आपका आंसर आ गया। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलो ऊर्जा के संबंध में कथन कौन सा सत्य नहीं है ये देखते हैं। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप होती है, हाँ सही है। ऊर्जा के कई रूपों को संग्रहित और मापा जा सकता है, बिल्कुल। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बस उसको हम रूपांतरण कर सकते हैं, उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं बस, ठीक। चलो 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अभी आपको बताया कि इसको ऊर्जा को हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। 20 kg द्रव्यमान के एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से साथ आगे बढ़ते हुए वस्तु का प्राप्त गतिशील ऊर्जा। अब आपको फिर क्या बताना है, इसमें गतिशील ऊर्जा बतानी है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या होती है हाफ एम कितना दे रखा है 20, और द्रव्यमान 10 गुणे 10, तो ये भी 10 बार कर दो, 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ये जूल में हो जाएगा तुरंत, ये 1000 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ये लीजिए। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जिसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया गया है, और जी आपको इतना दे रखा है। आपको जो इसने विभव ऊर्जा कही है, इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है कि पी ई बराबर कितना हो जाता है एम जी एच, तो एम जी एच हो जाता है, तो 20 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 20 दामन 200 दामन 2000, 2000 जूल, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। 45 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु इतने मीटर 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रहे हो, निहित गतिज ऊर्जा बतानी है, तो कितना हो जाएगा हाफ गुणे 13 गुणे v कितना है 5, तो v को 5 बार, 5 को मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 13 × 65 दूना होता है 130, कितना होता है नहीं 65 दूना 130 होता है ना, 55 25 और 13 की गुणा, तो 13 × 65 6, और 13 दूनी 26 और 6 32, तो यानी कि 325, तो कितना आ जाएगा 325 बटे में 2, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 162.5 जूल, ये लीजिए 162.5 जूल आपका आंसर हो गया। 20 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 गुणे 20 गुणे 5 गुणे 5, तो ये 10 बार चला जाएगा 55 25 दामन 250 जूल। देखिए मैं भी तुरंत न्यूटन पे जा रहा था ना, 250 देखते ही आंखें अपने आप भागने लगती हैं 250 की तरफ। चलो गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है किसका पूछा गया, गुरुत्वाकर्षी। अच्छा, जब गुरुत्वाकर्षी जो ऊर्जा जो होगी उसका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा, स्थितिज ऊर्जा का तो आपको पता है कितना होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षी है तो यानी कि जी होगा ही होगा उसमें। अब अगर जी है तो उसको आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताना है जी के रूप में, तो कितना हो जाता है एम जी एच, यही होता है, ये देखो यू बराबर एम जी एच लिखा है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, अब गतिज ऊर्जा के बारे में कथन गलत देखना है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गति, अरे स्थिर अवस्था में तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यही गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन गलत दे दिया। चलो 4 मीटर
पर सेकंड के समान वेग से चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा उत्पन्न करती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि गतिशील ऊर्जा उत्पन्न करती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकाल रही है, तो के ई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, जिसमें आपको एम पूछा गया लास्ट में, वस्तु का द्रव्यमान, तो ये कितना दे रखा है, ये आपको 120 जूल दे रखा है, ठीक, बराबर इधर से हाफ गुणे एम नहीं दिया है वो छोड़ो, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 15, यानी कि m बराबर कितना आ गया 15। अब द्रव्यमान हमेशा किस में होता है, केजी में, तो ये लीजिए केजी, 15 केजी। 350 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी है, तो उसकी गति दोगुनी हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 25 और हाफ m दे नहीं रखा तो m ऐसे रखो 5 गुणे 5, ठीक है, तो 5 से ये कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, तो यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था, इसकी गति दोगुनी कर दी जाए, गति का मतलब ये हो गया, ठीक है, चलो तो इधर कितना हो जाएगा, तो हाफ m कितना आया था 2 और गति दोगुनी कर दी जाएगी तो मतलब 10 गुणे 10, तो 2 से 2 चला जाएगा, 10 दामन कितना आ जाएगा 100, और 100 क्या आ जाएगा, ये जूल, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही। तो आपको देखो तुरंत आंसर मिल गया। क्या कुछ करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, बस मेन चीज़ ये हो जाती है कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको बस वो पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं पता था, हमने द्रव्यमान निकाला, उसके बाद हमने दूसरी क्या किया, काइनेटिक एनर्जी वाले ही फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि उसमें उसने क्या कहा था, उसकी गति दोगुनी हो जाएगी, तो हमने गति को ही बस दोगुनी कर दिया, हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। बाकी जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके शॉर्ट मेथड में आपको देखो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, जब मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो ऐसे ही शॉर्ट मेथड में आपको मैथ भी सिखाऊंगा। बस अभी मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, कुछ बुक्स मुझे ख़रीदनी थी, वो बुक्स भी आ जाएँ, क्योंकि मैथ्स की मैं देखूँ तो मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको मैथ पढ़ा सकूँ, ठीक है, उसके लिए भी मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, तो उसके लिए समय दीजिए, मैं आपको पेपर से पहले मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। बाकी आपको PDF अगर चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।